चलिए अब हम भारत के प्रिंसिपली स्टेट्स यानी रियासतों के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। आपको पता होगा ये तीनों जो रियासतें थी, जो विवाद स्वरूप थी, जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी, तो इनको किस तरह से शामिल किया गया था। देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो थी इसे 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन करा करके, ठीक है, क्योंकि वहाँ के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन्हें विलय पत्र पर साइन कराया गया था और इसके लिए स्पेशल आर्टिकल रखा गया था जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, तब इस पर विलय पत्र पर साइन कराया गया था, तब जाकर के इसको भारत में शामिल करने के लिए एग्री किया था। ठीक है, क्योंकि विलय पत्र पर जो साइन कराया गया था इसका एक विवाद है, इसके बारे में स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो तीन रियासतें कौन कौन सी थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। ठीक है, और इनमें से जूनागढ़ जो था उसको जनमत संग्रह के द्वारा, जिसे रेफरेंडम बोलते हैं, जनमत करा करके, यानी कि लोगों के द्वारा मत करा करके, वोट डलवा करके 9 नवंबर 1947 को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और उस समय जो रियासत थी, जो जम्मू कश्मीर को भारत का रियासत घोषित किया जा रहा, भारत में शामिल किया जा रहा था, तब रियासत जो थी 552 थी और प्रिंसली रियासत का गठन 3 जून 1947 को क्या किया गया था, माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 317 और आर्टिकल 35A, ये दोनों आर्टिकल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370, जिसमें से आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर के विशेष स्पेशल स्टेट्स को के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर भी बोला जाता है आर्टिकल 370 को। 35A में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का निवासी कौन रहेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूटी घोषित कर दिया गया था और लद्दाख को भी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के दो जो क्षेत्र थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया था। कब, 31 अक्टूबर 2019 को। अब आर्टिकल 2 में अनुच्छेद 2 को भी बोला जाता है, इसे नए क्षेत्रों का प्रवेश स्थापना के लिए वर्णन किया गया है। ये नए क्षेत्र जो हैं उन्हें किस तरह से हम भारत में शामिल कर सकते हैं, तो शर्त या निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, संसद के द्वारा निर्वाचन करा करके, दूसरा साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, अब नए क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना क्या है, संघ, यूनियन, तो यूनियन में कैसे कर सकते हैं, नए क्षेत्रों का प्रवेश करा सकता है, जो संघ होगा, यूनियन होगा, वो नए क्षेत्रों का प्रवेश करा सकता है जो क्षेत्र अस्तित्व में नहीं है उन नए क्षेत्रों का, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, और है ना। और ये विस्तारित रूप क्या है, आर्टिकल 3 में इसका विस्तारित रूप दे रखा है, नए राज्यों का गठन के बारे में। ठीक है, और नए क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है इसी के द्वारा, संघ के द्वारा। जो क्षेत्र अस्तित्व में नहीं है उनका भी स्थापना की जा सकती है, और जो क्षेत्र नए क्षेत्रों का प्रवेश करा सकता है, जो क्षेत्र अस्तित्व में है, जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मान के चलो इनका विलय कराना है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का, तब भी वो संघ करा सकता है। और संघ में क्या है, जिसके लिए क्या ऑप्शन है, एक तो संसद शर्त के द्वारा, शर्त क्या रहेगी, संसद निर्वाचन के द्वारा करा सकता है या फिर साधारण बहुमत के द्वारा करा सकता है। ठीक है, अजय भारत जो संघ है, टेरिटरी है, वो दूसरे से देश के क्षेत्र का अर्जन कर सकता है। अर्जन का मतलब ले सकता है अपने क्षेत्र में। ठीक है, एक्वायर कर सकता है, और इसके लिए क्या होगा, संसद साधारण बहुमत के द्वारा या सिंगल मेजोरिटी के द्वारा, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ऐसा कर सकता है। दूसरे देश को अपना क्षेत्र अर्पित भी कर सकता है। ठीक है, यानी दे भी सकता है। ठीक है, इसके लिए संसद में क्या वर्णन है, संसद संविधान संशोधन। अब अपना कोई भी क्षेत्र देश का, अपने देश का जो कोई भी क्षेत्र अगर दूसरे किसी देश को देना होगा, है ना, तो अर्पित करना होगा, तो उसके लिए संसद में संशोधन करना पड़ेगा, यानी कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उससे आगे आर्टिकल 1 के 3 में बताया गया है, एक और टेरिटरी के विषय में वर्णन किया गया है। इसे बाय व्यक्ति के द्वारा वो टेरिटरी का वर्णन किया गया है जो जीत के द्वारा ली गई थी, या फिर संधि, ट्रीटी या एग्रीमेंट के द्वारा ली गई थी, या फिर राज्यविहीन क्षेत्र जो थे, जो किसी भी राज्य में शामिल नहीं थे, उनका वर्णन आपके आर्टिकल 1 के 3 में किया गया है। ठीक है, और इनमें से आपको यहाँ जो देख पा रहे हैं, ये आपकी वो टेरिटरी थी जो जीत के द्वारा ली गई थी। दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, और गोवा जो बाद में राज्य बनाया गया था, ये 1987 में राज्य का दर्जा इसे दिया गया था। यहाँ पर इसका वर्णन है, दादरा एवं नगर हवेली जो जीत के द्वारा ली गई थी, उसका पहले वही पुर्तगाल के कब्जे में था, और 1954 में 1961 में इनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान में संशोधन किया गया था 1961 में। ठीक है, तो जिसके द्वारा 10वां संविधान में संशोधन किया गया था, और जिसके बाद इसे 1961 में यूटी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है,
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुर्तगाली क्षेत्र में थे ये सभी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा। और ये जो गोवा राज्य है ये सबसे पहले 1961 में 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1962 में यूटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और 1987 में इसे राज्य बना दिया गया था। क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई क्षेत्र जो होता है उसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, सबसे पहले वो सेंटर के कंट्रोल में आता है, उसके बाद में उसे राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संधि एवं समझौते द्वारा और कौन कौन से लिए गए थे। पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर, ये आपके 5 थे जो संधि समझौते के द्वारा, ट्रीटी के द्वारा भारत के क्षेत्राधिकार में किए गए थे। ये सबसे पहले पांडिचेरी, कराईकल, यनम और माहे ये फ्रांस के अधीन थे। ठीक है, अब इनमें से जैसे माहे जो था वो केरला में था और यनम जो था आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था। ठीक है, और माहे को आज के समय में केरला के नाम से जाना जाता है और पांडिचेरी जो तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्राधिकार में था ये। और यहाँ पर देखिए 1954 में फ्रांस के क्षेत्र में था ये। और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन के द्वारा जो 1962 में किया गया था, कराईकल और पांडिचेरी इनको इंडिया में शामिल कर लिया गया था, यूनियन टेरिटरीज का यानी इन्हें दर्जा दे दिया गया था। केवल ये चंद्रनगर जो क्षेत्र था वो 1950 में वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में आया था। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें क्योंकि उस समय ये किसके अधीन था, फ्रांस के अधीन में रहा था। ठीक है, यहाँ पर स्टेटलेस राजवीन क्षेत्र कौन कौन से थे। आर्कटिक क्षेत्र जो गंगोत्री वाला क्षेत्र था वो राजवीन क्षेत्र था। ठीक है, और सिक्किम जो 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें राजतंत्र व्यवस्था थी उस समय, और इसे 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। यहाँ की जनता जो चाहती थी वो लोकतंत्र थी, है ना, मंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहती थी। 35वां संविधान संशोधन जो किया गया था यहाँ पर 1974 में, उसको द्वारा सिक्किम को आर्टिकल 2A में वर्णन करके एसोसिएटेड स्टेट यानी सहयोगी राज्य घोषित कर दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन किया गया था 1975 में, उसके द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम आज के समय का स्टेट है और आर्टिकल 2A में आर्टिकल 2A को फिर उसके बाद में समाप्त कर दिया गया था 36 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और जबकि आर्टिकल 2A में इसे एसोसिएटेड राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि राजतंत्र व्यवस्था थी वहाँ पर, जनता कैसी व्यवस्था चाहती थी, लोकतंत्र व्यवस्था चाहती थी। और वहाँ पर शासक कौन था, योग्याल वंश का शासक था। कौन सा शासक था, योग्याल वंश। और राजतंत्र व्यवस्था को ऑटोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं।